अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जो कि इंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ के माहिर हैं। डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से। हमारे जितने भी देखने वाले अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो उनके लिए वो अपने इल्म और एक्सपीरियंस की रोशनी में बताएंगे कि ऐसे लोग जो डायबिटिक्स हैं वो किस तरह से रोज़े रख सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को स्टूडियोज में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, आज का हमारा रमज़ान के हवाले से जो प्रोग्राम है उसके बारे में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हम डायबिटिक्स को बताएंगे कि वो रोज़े किस तरह से रख सकते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर और बाकी चीज़ें वो किस तरह से कर सकते हैं, उस बारे में यकीनन आप उनको आगाही जो है वो फ्राहम करेंगे। इस हवाले से मेरा पहला सवाल आपसे जो है वो ये है कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको रोज़े नहीं रखने चाहिए रमज़ान के महीने के दौरान, डायबिटिक्स जो है उनके बारे में? डायबिटिस के बारे में रिसेंटली जो आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा एक जो आबादी है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की है। और मुस्लिम्स जो हैं वो फास्ट के बारे में उनके अपने जो नज़रियात हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो रखना चाहते हैं रोज़ा। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं अपना रोज़ा मिस ना करूँ, क्योंकि एक फ़राइज़ में भी शामिल है। तो जब हम मुसलमानों की इस कसीर तादाद को देखते हुए अब आलमी लेवल पे इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने बाकायदा गाइडलाइंस इशू की हैं जिनको हम IDF-DOR गाइडलाइंस कहते हैं, और ये डायबिटीज़ और रमज़ान को एड्रेस करती हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ तो उस वक्त ऐसी गाइडलाइंस मौजूद नहीं थी। हम ये ज़रूर करते थे कि मेडिसिन में तब्दीलियाँ कर लेते थे, लेकिन एक बाकायदा चैप्टर को शामिल करना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक बाकायदा गाइडलाइंस बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इन गाइडलाइंस में ऐसे नहीं है कि भाई ये अफराद रोज़ा नहीं रख सकते और ये अफराद रोज़ा नहीं रख सकते। हमने कैटेगरीज बना दी कि ये हाई रिस्क पे हैं और ये हाइपोग्लाइसीमिया के हाई रिस्क पे हैं या हाइपरग्लाइसीमिया के हाई रिस्क पे हैं, और ये जो अफराद हैं ये इनके अंदर लोअर रिस्क है। तो जो हाई रिस्क के अफराद हैं, वेरी हाई रिस्क पे जो अफराद हैं उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया होने का खतरा होगा। ये दोनों मसले हो सकते हैं, शुगर लो भी हो सकती है, शुगर हाई भी हो सकती है, दोनों खतरनाक बात है। तो अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो हाई रिस्क पे आ जाते हैं, तो उनमें नंबर 1 आते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं। ऐसे अफराद जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, जो बच्चे हैं छोटे और जो शुरू से इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के शिकार है और उनकी ब्लड शुगर भी खास कंट्रोल नहीं है। 1 ऐसे अफराद जो कोई टाइप 2 डायबिटिक्स हैं लेकिन उनको मल्टीपल डेली इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और वो कम्प्लेक्स रिजीम्स के ऊपर हैं, जैसे को 3 दफ़ा आर के इंजेक्शन लगते हैं और फिर रात को एन लगती है। तो ये लोग हैं जो कम्प्लेक्स रिजीम्स के ऊपर हैं, इनको भी रोज़े अवॉइड करने चाहिए। फिर आ जाते हैं ऐसे अफराद जिनको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया अटैक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया अटैक्स का मतलब है कि ऐसे अफराद जो बेहोशी का शिकार हो जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, इनके अंदर रोज़े नहीं रखने चाहिए इनको। पिछले 3 महीने में अगर उनको रिपीटेडली लो शुगर अटैक्स हो रहे हैं तो उनको रोज़े नहीं रखने चाहिए। ऐसे अफराद जिनको डायबिटीज़ की को पेचीदगी हो चुकी है, जैसे कि कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, जैसे डायबिटिक कीटोसिरोसिस उसको कहते हैं, यानी ज़ियाबीतस में गशी, तेज़ाबियत हाई होगी, बॉडी में कीटोल ज़्यादा हो गया, जहरीले मादे ज़्यादा हो गए, इस कंडीशन को हम कीटोसिरोसिस कहते हैं। आमतौर पर इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जिनके अंदर हाइपरस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट हुई है, ऐसा हुआ है कि उनकी ब्लड शुगर 600 में चली गई है और वो नीम बेहोशी की कैफियत में चले गए हैं, तो अगर ऐसे कोई अटैक्स पिछले 3 महीने में हुए हैं तो ये इन अफराद को रोज़े नहीं रखने, अवॉइड करने चाहिए। फिर ऐसे अफराद जिनको किडनी की क्रॉनिक डिजीज़ है और वो डायलिसिस पे है, उनको डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, तो वो रोज़े अवॉइड करेंगे और उनके अंदर हाइपो का रिस्क भी ज़्यादा होता है। फिर आप आ जाते हैं ऐसे अफराद जो प्रेग्नेंट है, फीमेल्स हमारी बहनें या माएँ जो है वो मतलब जो प्रेग्नेंट है उनको रोज़े अवॉइड करने चाहिए। प्रेग्नेंट है और डायबिटीज़ के टीके भी ले रही हैं, ठीक है। तो ये वाले अफराद है जो मेनली एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये बताइए कि ऐसे कौन से अफराद हैं जो कि इस रिस्क से तो बाहर हैं, मतलब उनको कोई ख़तरा तो नहीं है, मगर उनकी नॉर्मल जो मेडिसिन वो यूज़ कर रहे हैं उनमें हल्की तब्दीली से वो रोज़े रख सकते हैं। मतलब ये एक हमारी पंजाबी वाली बात है ना कि मतलब खुली छुट्टी है रोज़े की उनको। तो आप इस तरह की बात कर रही हैं कि यानी जिनको वेरी लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया, वेरी लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरग्लाइसीमिया है, तो ये वो अफराद हैं जो
जिनको हम थोड़ी खुली छुट्टी है। यकीनन ये ऐसे अफराद हैं जो अपनी डायबिटीज को वो अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये ऐसे अफराद जिनको रोजे रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टरों के खाते में डाल के रोजे ना रखे उनके ऊपर डालने के मना किया हुआ डॉक्टर ने। तो ऐसे अफराद जो डाइट कंट्रोल्ड हैं, तो डाइट पे तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, बस ठीक है डाइट कंट्रोल्ड है। ऐसे अफराद जो ग्लूकोफेन नामी मेटफॉर्मिन नामी टैबलेट के ऊपर है। ऐसे अफराद एक मेडिसिन होती है ग्लूकोबे ए कार्बोज, अगर वो ए कार्बोज ले रहे हैं तो उनको कोई रद्द बदल की जरूरत नहीं है, बस दोपहर के खाने में नहीं लेंगे और अपना रोज़ा रख लेंगे। ठीक है। फिर ऐसे अफराद जो ऐसी मेडिसिन पे हैं जैसे कि इंसुलिन बनाने वाली मेडिसिन होती हैं जिनमें डायमिक्रोन है, एमरिल है, ग्लिमेगेट्रिल है और नोवो नाम है, ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन हैं कुछ और कुछ लॉन्ग एक्टिंग है। ये मेडिसिन में भी रद्द बदल के साथ वो रोज़े रख सकते हैं। फिर ऐसे अफराद जो ये पायोजर नामी पायोग्लिटाजोन नामी ड्रग पे हैं वो भी रोज़े रख सकते हैं। अच्छा, फिर ऐसे अफराद जो एक इंसुलिन 24 आवर एक्शन वाली होती है, ठीक है, जिसको हम लेंटस भी कहते हैं और लेवीमिर भी होती है, कुछ लोग लेंटस और लेवीमिर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे अफराद भी रोज़े रख सकते हैं, उनकी डोज में थोड़ी तब्दीली हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, रोज़े की हालत में जो शुगर मॉनिटरिंग है उसको किस तरह से किया जाए, क्या औकात होनी चाहिए? और डिपेंड करता है, अगर आप हाई रिस्क पे हैं तो आपको सेवरल टाइम्स अ डे 7 टाइम्स अ डे आपको शुगर चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ब्लड शुगर चेक करते हैं तो आपको रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े पे कोई फर्क? मैं कोई आलम तो नहीं हूँ लेकिन आलमों से मेरा राब्ता तो रहता ही है ना। तो जो डिस्कशन की हुई है मैंने खुद मौलाना सरार के साथ, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, और उनका ये कहना था कि रोज़े की हालत में अपनी ब्लड शुगर चेक की जा सकती है। बल्कि मौलाना साहब इस हद तक कहते थे कि अगर आप अफ्तारी करने वाले हैं और इंसुलिन आपने अफ्तारी के साथ लगानी ज़रूरी है आपके लिए जी, तो आप 10-15 मिनट पहले भी इंजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसकी इंसुलिन का जो ब्लड में शामिल होने का टाइम है वो 30 मिनट होता है या 15 मिनट होता है, उसके बाद खाना भी खाना है। उसके तो अगर 15 मिनट में शामिल होगी तब तक रोज़ा खुल चुका होगा। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी कोई ममानत नहीं है। हमारे लोग जो है वो गलती यहाँ से करते हैं कि वो ब्लड शुगर चेक करना भी छोड़ देते हैं और रोज़ा भी रख लेते हैं, अपनी मेडिसिन में भी चेंज नहीं करते। बल्कि कई मरीज आके बता रहे थे कि मैंने ऐसे ही दवाइयाँ खाकर मैं रोज़े रख ली हैं। तो वो एक बहरहाल वो किसी वक्त भी रिस्क हो सकता है, हाइपो का भी और हाइपर का भी और बेहोशी भी हो सकती है। तो इसलिए आप पहले ख़ास तौर पे पहले एक हफ्ते में आप 7 टाइम्स अ डे करते अगर आप हाई रिस्क पे हैं तो। ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिनमें हाई रिस्क माल जाता है तो आप फिर नाश्ते सुबह 10 बजे करें, 12 बजे करें, 2-3 घंटे बाद फिर करें और शाम अफ्तारी से थोड़ा पहले करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप मेरी ब्लड शुगर लेवल मुख्तलिफ टाइम पे क्या रह रही है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि दूसरे जो ज़रा लोअर रिस्क पे आ जाते हैं, मॉडरेट रिस्क पे आ जाते हैं, वो दिन में 2 या 3 दफ़ा शुगर चेक कर सकते हैं जी। ठीक है। तो जैसे रूटीन में हमारे पेशेंट्स करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए रोज़ेदार की, डायबिटिक रोज़ेदार, तो उसको कब रोज़ा जो है वो तोड़ देना चाहिए या इफ्तार कर लेना चाहिए? 2 ऐसी कैफियत हैं, 2 ऐसी इमरजेंसी, 3 ऐसी इमरजेंसी कर लें जिनमें रोज़ा बहरहाल तोड़ देना बेहतर है। ठीक है। एक ये है कि एक पेशेंट की ब्लड शुगर आप चेक करते हैं वो 70 से कम चली गई है, ठीक है, वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो रहा है, अब उसको ग्लूकोज लगाना ज़रूरी है वरना अगर हम उसको ग्लूकोज नहीं देते तो एक तरह से उसकी डेथ हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया से। तो अब आपने डेथ से तो उसको बचाना ही है तो फिर रोज़ा अगर तोड़ देंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह ऐसे अफराद जिनकी ब्लड शुगर 300 क्रॉस कर जाती है उनके अंदर चांस होता है कि वो किसी हाइपरग्लाइसीमिक कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाए तो उनके भी रोज़ा तोड़ देना चाहिए। तीसरा होता है कि अगर उस एग्जैक्टली किसी ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं जिसमें उनको गशी हो गई या अनकॉन्शियस हो गए तो डेफिनेटली रोज़ा तोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो डायबिटिक्स हैं वो ग्लूकोफेज नाम की कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनके बारे में क्या? अब हम टैबलेट्स पे जा रहे हैं कि कौन सी टैबलेट को कैसे तब्दील करना है, उसमें आप बात करें ग्लूकोफेज की जी। ग्लूकोफेज जो अफराद लेते हैं या ग्लूकोबे जो लेते हैं जी, ये दोनों मेडिसिन ऐसी हैं और इनसे मिलते जुलते और भी नाम है, ट्रेड नेम्स की बात करें, मेटफॉर्मिन और ए कार्बोज, ये जो अफराद लेते हैं ये बगैर किसी तब्दीली के अपना रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है। अगर वो सुबह शाम ले रहे हैं बस ये है कि दोपहर की डोज मीट कर देंगे, ठीक है, नाश्ते में भी वही डोज लेंगे, इवनिंग पे भी वही डोज लेंगे, सहरी में भी वही लेंगे, इफ्तारी में वही लेंगे। हाँ, ये है कि डे की उनकी मीट हो जाएगी, नेचुरल बात है, तो उसको ना एडजस्ट करने की कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट अपना रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है। जो लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं उनके लिए क्या
जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन लेते हैं उनमें मॉडरेट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जैसे कुछ लोग डाइनिल लेते हैं, कुछ डायमिक्रोन लेते हैं, कुछ एमरेल लेते हैं, और कुछ ऐसे अफराद हैं जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन लेते हैं नोवोनार्म। ठीक है। जो लोग शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन लेते हैं नोवोनार्म, उसको तो वो सहरी और अफ्तारी में ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं जी। है। जो ज़रा लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन है जैसे ग्लिमीप्राइड है, एमरेल है, डाइनिल है, उनकी डोजेज सुबह वाली डोजेज को शाम पे ले आएँ, अफ्तारी पे ले आएँ, क्योंकि वो सहरी को ऑल्टर कर देंगे। हाँ, सहरी को आप बनाएं रात और अफ्तारी को बनाएं सुबह। उल्टा कर ले, ओके ओके, मेडिसिन उल्टी कर ले और डोजेज एडजस्ट कर ले, थोड़ी डोज कम कर ले। ठीक है डॉक्टर साहब, नई मेडिसिन डेपा के नाम से है जो आजकल मार्केट, डेपा, इम्पा, जॉडी और ये मुख्तलिफ नाम है। न्यू जो मेडिकेशंस हैं इनमें और भी हैं ऐसे नाम, थोड़े लेने लिए मैंने और बता देता हूँ। एमसिन है, जॉडी है, डेपा है, डेपा ग्लू है जी, और फिर जो है एम्पोजीन है, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये नई दवाइयाँ हैं, इनका काम क्या है, ये यूरिन में ग्लूकोज को एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल आपके ब्लड शुगर लेवल है 300 जी, तो जब ब्लड किडनीज तक पहुंचेगा तो किडनीज उसमें से रीअब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, यानी वापस ब्लड में शामिल करते हैं, और वो कोई 50% और 90% के करीब अमाउंट वापस आ जाती है ब्लड। तो ये जो अगर रीअब्जॉर्प्शन हम ब्लॉक कर दें, ये ड्रग्स उसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है, तो वही ग्लूकोज आपके यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म की दवाइयाँ जो यूरिन में एक्सक्रीट कर देती हैं ग्लूकोज को, ये इनको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, या जो इनके दूसरे जो उर्फ़े आम है वो डेपा, एम्पा, इस तरह के नाम है। ठीक है, इनके बारे में रिसेंटली बहुत स्टडीज हुई हैं कि ये हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि ये शुगर लेवल को कम करती हैं, बॉडी का वॉल्यूम कम करती हैं, बॉडी में वेट की बात हाँ, वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसमें ब्लड प्रेशर को भी कुछ फायदा देती है। मतलब ओवरऑल ये बेनिफिशियल है, बिकॉज हार्ट के ऊपर लोड कम हो जाता है ना। एग्जैक्टली, तो हार्ट के ऊपर तो दबाव अच्छी बात नहीं है हमेशा, ये बात तो होनी चाहिए, ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करना चाहिए, करना पड़ता है तो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, दिल के ऊपर को बोझ नहीं होना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो ऐसी मेडिकेशन है SGLT2 इनहिबिटर्स जिसमें डेपा, एम्पा वगैरह आ जाती हैं, इन मेडिसिन के बारे में ऑल दो एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं। ठीक है, अब तक की गाइडलाइंस यही है कि इनमें कोई तब्दीली किए बगैर इनको लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इनको कब लेना चाहिए, अफ्तारी के टाइम पे लेना चाहिए। ओके, डिहाइड्रेशन थोड़ी हो सकती है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब आप लोकल एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत सारे हमारे जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं मेडिसिन के, वो इसको ज़्यादा एडवोकेट नहीं करते कि इनको रमज़ान में यूज़ किया जाए। ठीक, लॉजिक उसकी ये है कि चूंकि ऑलरेडी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई होनी है, ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन के दौरान ये रीनल इश्यूज कर सकती है। ओके, तो ऐसे अफराद जो पहले ही डिहाइड्रेशन का ज़्यादा शिकार रहते हैं, ऐसे अफराद जो बहुत एल्डरली हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे 70 और 80 का एक पर्सन है और उसके अंदर यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर जिन लोगों को रीनल इश्यूज हैं, जिनकी GFR 45 से कम हो गई है, या किसी तरह से GFR मैं समझता हूँ 60 से भी कम है, तो रमज़ान में उनको ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, इसके बाद में भी मैं आपसे कोई सवाल और भी पूछ लूँ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली फिलहाल आखिरी सवाल है। फिलहाल जो लोग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डोजेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। इंसुलिन नादिया जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 किस्म के अफराद होते हैं। एक वो है जो 24 आवर में एक दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, इसको हम कहते हैं बेजल इंसुलिन लगा रहे हैं, यानी लेंटस लगा रहे हैं या वो लेवीमिर लगा रहे हैं, ये वो अफराद हैं। अगर तो लेंटस और लेवीमिर लगा रहे हैं तो इनकी डोज में 15% कमी कर देंगे। ठीक है, से एक पेशेंट 20 यूनिट्स लगा रहा है तो वो अब रात को 16 यूनिट लगाएगा। ओके, कम कर दें। और 24 आवर में कब लगाएगा, अफ्तारी के बाद, शाम को लगाएगा। डोज शाम को आ जाएगी और डोज उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, सुबह की बजाय शाम को। ओके, और रोज़ा ये रख सकते हैं। ठीक है, अब आ गए ऐसे अफराद जो मिक्स करके लगाते हैं, यानी सादा इंसुलिन और दूधी इंसुलिन। जो पेशेंट सुन रहे हैं उनको समझ है इस बात जी, आपको शायद नहीं आ रही, R और N को मिक्स करते हैं, ठीक है, आपको नहीं आ रही लेकिन उनको तो समझ है ना जो लगाते हैं। आप बता रहे हैं तो R और N जब मिक्स करके लगाते हैं, एक ऐसे अफराद होंगे, ऐसे अफराद भी होंगे जो एक हिमोलिन 70-30 या मिक्स स्टार्ट 30 इकट्ठी लगाते हैं। वो इकट्ठी एक मिल्की कलर की इंसुलिन आती है, उसमें से यूनिट्स लगाते हैं। और कई ऐसे भी अफराद सकते हैं जो ये शॉर्ट एक्टिंग
एनालॉग इंसुलिन लगाते हैं, जिनको हीमोलॉग, नोवोरैपिड वगैरह हैं, और उसके साथ लेंटस लगाते हैं। अब ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनकी मैं बता देता हूँ। जो लोग RON मिक्स करके लगाते हैं वो सुबह की डोज जो है वो शाम को ले आएंगे, जैसे पहले, हाँ जैसे मैंने गोलियों को बताया। शाम की डोज को 50% कम करके सुबह ले जाएंगे, सुबह की शाम। एग्जाम्पल, एक पेशेंट 20 यूनिट सुबह लगाते हैं 10-10 मिला के, और शाम को लगाते हैं 12 यूनिट्स 6-6 मिला के। ठीक है। अब वो जो सुबह वाली 20 है उसको शाम को ले आएंगे अफ्तारी के टाइम, ठीक। और जो उनके 12 यूनिट्स रात को लगाते थे वो सहरी में ले जाएंगे। लेकिन जब सहरी में ले जाएंगे तो उनकी यूनिट्स 50% कम कर देंगे, जहाँ वो 12 टोटल लगाते थे वो 6 लगाएंगे। यही रूल अप्लाई होगा 70-30 के ऊपर भी। ठीक है। जितने यूनिट सुबह लगाते वो आप अफ्तारी पे ले आएँ, और अफ्तारी वाले जो हैं वो आप सहरी पे ले जाए, लेकिन उनकी डोज 50% कम कर लें। ठीक है। इसके साथ फिर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अच्छा, जो लोग ये शॉर्ट एक्टिंग लगाते हैं इंसुलिन, जैसे हीमोलॉग है, लिस्प्रो, ये चीज़ें हैं, ये 3 घंटे असर रखती हैं, तो इनकी डोज को थोड़ा एडजस्ट करके 20% 30% हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली सहरी, अफ्तारी और डिनर में लगनी है, और डे टाइम की तो स्किप हो जानी है। ठीक। तो ये चंद जो है तब्दीलियाँ हैं जो मैंने इन जनरल बताई हैं। यहाँ पे दोबारा पेशेंट्स को मैं आगाही देना चाहूँगा कि आपका बेस्ट जज आप ख़ुद भी हैं वन, और आपका फिजिशियन है। अगर आप कराची में बैठे हैं और मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप कुछ गाइडलाइंस आपने ले ली हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपकी फिजिशियन और आपके दरमियान मीटिंग में होना चाहिए। ठीक। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ, फिर दोबारा कह देता हूँ कि डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान जो मुकालमा होता है, जब वो कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, वो उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक ये डिसाइड ना हो जाए कि कि ये गोल या ये बंदर किसका है। एग्जैक्टली। तो ये फैसला जो है आपका और आपके डॉक्टर के दरमियान ही होना है कि आप में से कौन सा गोल किसने अचीव करना है। जी, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल जो कि बड़ा ही जनरल सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाने पीने के बारे में, सहरी और अफ्तारी के बारे में लोग अमूमन खाने की ज़्यादती करते हैं, जिसकी वजह से भी पूरा दिन परेशान रहते हैं, रोज़े की हालत में भी। उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए कि अफ्तारी खाने पीने के बारे में। जी, ये थोड़ा सा। लास्ट टाइम हम एक डाइटिशियन के साथ हमने प्रोग्राम किया था, उसी रेफरेंस से बात करने लगा हूँ। देखिए, सहरी में तो आपके एक जो लोग हमारे आदत है कि वो एक कन्वेंशन है, एक पराठा लेते हैं, दही ले लेते हैं, समझते हैं कि बड़ा पराठा ज़रूरी और है, चीनी के बगैर चाय। तो डायबिटिक्स है तो चीनी के बगैर चाय का कप लेना चाहिए, तो लेना चाहिए, ले सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि उसमें वो फल भी ऐड कर लें, कोई एक आधा सेब वगैरह ले लें, उससे ये कि लॉन्ग एक्टिंग ज़रा शुगर लेवल मेंटेन रहेंगे। और पराठा जो है वो ले लें, लेकिन कोशिश करें कि उसमें घी की मिकदार बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक। और उसके साथ अंडे भी लिए जा सकते हैं और दही भी लिया जा सकता है। बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं, जिस तरह हमारे ऑमलेट वगैरह बनता है वैसे भी ठीक है। और ये जो आपका है पराठे के साथ जो दही है वो भी दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये सहरी में, प्रोवाइडेड कि आप दही में चीनी न डाल लें कि जी अभी रमज़ान है तो खैर है। नहीं तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पूरे दिन के लिए क्या करना चाहिए? लिक्विड्स उनको ज़्यादा, लिक्विड्स हम उनको इनकरेज करते हैं बिटवीन द सहर एंड अफ्तार, मतलब जो जितना मैक्सिमम पानी पीना ना पिए, ठीक है, इस पीरियड में, ठीक है। वो जब टाइम मिलता है, क्योंकि नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और पानी का इंटेक भी कम होता है, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस दफ़ा तो ज़रा ज़्यादा ही डिस्टर्ब होंगी, जो चेंजेस हैं हमारी, ये वेदर का भी है, वेदर का भी है और ड्यूटी आवर्स भी डिफरेंट हो गए, तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, नींद ज़रा ज़्यादा कम हो जाए। एग्जैक्टली। और ये इफ्तारी जो लोग करते हैं, मतलब एक तो इफ्तारी के वक्त खाएंगे लोग पकौड़े वगैरह, समोसे, फिर दूसरा थोड़ा सा वक्त नमाज के बाद फिर डिनर करते हैं और फिर कुछ खाते हैं, ये बड़ा इसके बाद। अब अफ्तार के ऊपर मैं बताता हूँ। अफ्तार डिनर में लोग कहते हैं कि हमने खजूर ज़रूर खानी है, तो फिर एक खजूर लें, बादाम के साथ लें, ठीक है। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसकी अब्ज़ॉर्प्शन ज़रा स्लो हो जाती है, वो बादामों वाली खजूर भी मिल जाती है, ठीक है, उसके साथ उसकी अब्ज़ॉर्प्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। पहले बादाम चला गया ना, तो जो आपकी खजूर की अब्ज़ॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगी, ओके। तो इसलिए ये बादाम और खजूर मिक्स करके ले लें, ठीक है। एक बात होगी। दूसरा ये कि आप एक कप गिलास दूध और उसमें अगर बहुत ही आपका दिल चाहे तो डाइट कोई ड्रिंक जो है, डाइट ड्रिंक जो है, ज़ीरो ड्रिंक जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कर लें।
और फिर आप अपनी टैबलेट या इंसुलिन जो आपको एडवाइस की गई है वो ले ले। उसके 15 या 30 मिनट बाद जैसे शेड्यूल होता है कुछ खाएं, आप प्रॉपर डिनर कर लें। नहीं कुछ ना खाएं, ये कुछ वाला ही तो सारा रोल है। तो उस टाइम पे आप प्रॉपर खाना खाएं। ये जो हमारे असल में पता क्या चक्कर होता है, हमारे यहाँ लोग कहते हैं पहले मैं खाऊंगा पकौड़े समोसे और फ्रूट चाट, फिर मैं बकायदा एक डिनर भी करूंगा। तो आप कैलोरीज देखें ना कितनी, कोक भी। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि मैं अब एक डिनर भी करना है से, और वो डिनर मिला के और वो सारा मिला के जो कैलोरिक इनटेक है और जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई हो जाता है चीज़ों का। तो अगर आप प्रॉपर डिनर वैलेंटाइन कर लें नमाज के बाद, ठीक है, दरमियान में अपनी टैबलेट्स भी ले लें और एक पकौड़ा और एक आधा समोसा, ठीक है, इतने तक अगर हमें दूध कर लें अफ्तारी उसके साथ कर लें। हाँ जी। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, जो आपकी नमक वाली शिकंजी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, ये सारी चीज़ें कर लें। ठीक है। और बेसिक फ्रूट भी लें, अपना रात को डिनर कर लें, उसके 1-2 घंटे बाद फ्रूट ले लें जी। अच्छा, मिक्स अप नहीं करना होता। हमारे यहाँ ये होता है कि अच्छा साथ ही फ्रूट चाट खा ली, साथ ही डिनर भी कर लिया है, साथ ही अब उनका ख्याल है कि मैं मिल्क शेक का गिलास भी पी लूँ। तो आप टू मच इनटेक कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। आप इसको थोड़ा डिवाइड कर लेना। जैसे आप समझें कि अफ्तारी एक नाश्ता है, ठीक है, जैसे हमारा आज का नाश्ता होता है जी। तो हम यही कहते हैं कि नाश्ते के बाद फिर 11 बजे 2-3 घंटे बाद आप कुछ बिस्किट या फीकी चाय वगैरह ले लें, ब्रेकफास्ट उसका देखिए ना। तो अब रात को भी ऐसे रात को भी जो अफ्तारी है वो एक नाश्ता होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ले ली। फिर उसके बाद आपने डिनर भी कर लिया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद आप कुछ फ्रूट वगैरह ले लें जी। तो आपका इस तरह से मामलात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने बात सुनी डॉक्टर साहब की। इन सारी बातों के बावजूद मरीज़ों ने रमज़ान में कुछ अपने टारगेट्स रखे होते हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है और हमें बताता है कि हमने किस तरह से तमाम तर अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन पे कंट्रोल कैसे करना है। तो आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, रोज़ा बेसिकली हमें सब्र करना सिखाता है। तो मेरी कोशिश यही है और आप भी यही कोशिश करें कि हम सब्र से काम लें और अच्छे तरीके से रोज़े रखें। आप सबको मेरी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।